देखिए, हमारी राह क्लियर है कि बॉबी पवार ना तो किसी जो ये कांग्रेस और भाजपा जो यहाँ पर दल चल रहे हैं, ना तो इनमें जाने वाले हैं, और कांग्रेस हमारी जो लड़ाई हटकर एक निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जता रही है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत इस प्रदेश के लिए है। नहीं थे, आपने अलग राह क्यों चुनी वहां पे? तो आप यूकेडी से ये पूछ लीजिए कि एक बार भी आपने ये बात कही है या हमसे कही है कि आप हम कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, आप आइए। और क्या कांग्रेस ये चाहती है कि कोई उनको जिताने के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट कोई चुनाव ना लड़े? तो क्या बॉबी पवार अपनी टीम बना रहे हैं? मतलब 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? तो निश्चित तौर पर 50 ऐसे चेहरों के साथ 2027 में मैदान में उतरा जाएगा। मैं तो उन बी टीम वालों को जवाब देना चाहूंगा जो बी टीम लगाए हुए हैं। हाँ, इस जब बॉबी पचाने के लिए इन्हें कोई ना कोई एक मुद्दा होना चाहिए, कोई ना कोई एक बहाना होना चाहिए। वो बहाना हम मिल गए हैं, वो बहाना त्रिभुवन चौहान जी मिल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ इन सभी लोगों को कि आप कोई भी साक्ष्य, कोई भी तथ्य आप सामने लाइए। आप त्रिभुवन को भी पक्का मानिए, चक्राता से बॉबी पवार को पक्का मानिए, और इसके अलावा कई और सीटें पक्की होगा। यही होगा, निर्दलीय रहेंगे या कोई अपना दल बनने की ओर आप अग्रसर हैं? देखो, सारी संभावनाएं हैं, सब कुछ खुला है। जिस प्रकार की धीरे धीरे पक्के राजनीतिक हो रहे हो बॉबी भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो है वो तो है। नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में हाल ही में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में जीती बीजेपी और दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान की, जो कि हार जीत के बीच एक अहम फैक्टर साबित हुए हैं, क्योंकि वो अकेले 9,000 से ज्यादा वोट झटक गए। उन निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान के पीछे खड़े थे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जो कि पहाड़ में युवाओं के बीच एक पॉपुलर चेहरा हैं। लेकिन निर्दलीय त्रिभुवन से लेकर बॉबी पवार तक के खिलाफ एक भीषण प्रचार चल रहा है कि उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जिताने में मदद की। तो मैंने सोचा कि इन आरोपों को लेकर सीधे क्यों ना उसी शख्स से बात की जाए जो कि उस निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान के कैंपेन में स्टार प्रचारक जैसी भूमिका में थे। तो मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं खुद बॉबी पवार, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिहरी संसदीय सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं और 1,68,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बॉबी पवार से केदारनाथ सीट के उपचुनाव से लेकर उत्तराखंड के तमाम पॉलिटिकल मुद्दों और उनके सियासी इरादों पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बॉबी पवार अब अपनी अलग पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके और अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कर चुके बॉबी पवार। बॉबी भाई, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद, बातचीत के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बॉबी भाई, केदारनाथ उपचुनाव में किसी की जीत या हार से ज्यादा चर्चा तो आप लोगों की हो रही है। आप लोगों पर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी जिनका आपने समर्थन किया वो बीजेपी की तरफ से खेल रहे थे। ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जो है कैंपेन में गए थे, चुनाव प्रचार किया था आपने उनके लिए। तो इन आरोपों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है बॉबी भाई? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो देखो राजनीति में लगने तय है और लगते रहते हैं, पर जिस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं मैं समझता हूं कि उन आरोपों की पुष्टि के लिए वो लोग कुछ तथ्य सामने रखे, कुछ साक्ष्य सामने रखें कि जिस प्रकार के वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज चाहे भाजपा कांग्रेस ने 24 वर्षों में इस उत्तराखंड को लूटा है, जिस प्रकार से भी लूटा है, हमने तो जहां पर जिस भी पार्टी ने गलती की है, जिस भी पार्टी ने इस प्रदेश को लूटने का प्रयास किया होगा या जिस भी नेता ने ऐसा किया है, हमने तो खुलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन भाजपा का नेता है, कौन कांग्रेस का नेता है। जिसने गलत किया है उसका विरोध खुलकर किया है। पर जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं तो चुनौती देता हूं इन सभी लोगों को
कि आप कोई भी साक्ष्य, कोई भी तथ्य आप सामने लाइए, मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में जिस प्रकार के आरोप लगा रहे वो सत्य है। अब आरोप आप प्रोपोगंडे के तहत अगर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, केवल डैमेज करने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि एक क्षेत्रीय जो राजनीतिक शक्ति है वो ना उभर पाए, या जो सच्चाई की आवाज इस प्रदेश के अंदर उठा रहे हैं वो ना कहीं इस प्रदेश में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर पाए, उन लोगों को डैमेज करने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जाते हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि केदारनाथ में आप ये देख लीजिए, मैं उन लोगों को भी चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि वो साबित कर दे कि एक व्यक्ति जो निर्दलीय रूप में लगभग 9,500 वोट ले आता है, वो भी उपचुनाव में, जहां पर पक्ष विपक्ष का सीधा सा वो रहता है, अगर 9,500 वोट लाने वाला वोट कटुआ है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग आए और साबित करें। अगर 9,500 वोट लाने वाला वोट कटुआ हो गया, तो फिर आपके जीतने और हारने वाले में कितना अंतर है, आप ये भी देख सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें शामिल हैं, तो ये ऐसा क्यों, आप ही टारगेट क्यों हैं? देखिए, हम क्यों टारगेट है ये तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो इस हमें टारगेट कर रहे हैं, जो टारगेट बना रहे हैं। पर आज स्थिति ये है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जिस प्रकार से आज तक का जो रिकॉर्ड है, आज इस प्रदेश के अंदर उतने काम भाजपा के विधायकों के नहीं हो रहे हैं जितने विपक्षी विधायकों के हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में यह अक्सर देखा गया है कि जो विपक्ष है वो मित्र विपक्ष की भूमिका में रहता है, और वो अभी भी है। आप कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडरों को उठाकर देख लीजिए, और उनके जो अपने पक्के कार्यकर्ता हैं उनके नाम पर देख लीजिए, उतने भाजपा के लोगों के खनन पट्टे नहीं हो रखे हैं जितने कांग्रेस के लोगों के हो रखे हैं। उतने शराब के ठेके भाजपा वालों के नहीं है जितने कांग्रेस के उन विधायकों के कार्यकर्ताओं को दे रखे हैं। हम तो कहते हैं कि आप जो मित्र विपक्ष की जो भूमिका में जो रह रहे लोग हैं, उन्हें ये कहीं ना कहीं अब समस्याएं हैं कि आज तक कांग्रेस अगर खाती थी तो भाजपा कहीं ना कहीं उस पर मिट्टी डालने का काम करती थी, भाजपा का कोई खाता है तो कांग्रेस उस पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। पर आज इन दोनों दलों को ये जरूर महसूस हो रहा है कि अगर हमने आज तक इस परिपाटी को चलाया है कि तुमने खाया हमने मिट्टी डाली, हमने खाया तुमने मिट्टी डाली, पर आज निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से प्रदेश के कुछ युवा प्रदेश के अंदर सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिमाकत कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती वो विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक हो, वो पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, उन सबको जिसने भी गलत किया है उनको चुनौती दी जा रही है यहाँ के युवाओं के द्वारा, जो युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, और ये पीड़ा जब होगी तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जाएंगे। अपने जो इनके प्रवक्ता रखे गए हैं उन प्रवक्ताओं के माध्यम से, अपने जो कुछ बिल्कुल करीबी समर्थक हैं उन समर्थकों के माध्यम से इस प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जाएंगे। निश्चित तौर पर बात सीधी ये है कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि कोई उनको जिताने के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट कोई चुनाव ना लड़े? क्यों नहीं लड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है, जो भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में रहता है, कि वो आए और अपना अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो चुनाव लड़े, और उसी परिपाटी पर हम चले हैं। ये पूर्व में मेरे द्वारा 13 लोकसभा से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि हम मुद्दों उठा उठा के त्रस्त हो चुके थे। तमाम प्रकार की चीजें सामने रखने के बाद भी जब पक्ष विपक्ष कोई तो संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उसके बाद ये कदम उठाने पड़े। आज अगर प्रदेश के अंदर कई युवा इस राह पर चल पड़े हैं, तो उनका तो सीधा सा मकसद है कि इस प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रीय राजनीतिक जो शक्ति है वो पैदा हो, क्योंकि यहाँ के जो हक हकूक है वो तभी यहाँ के लोगों को मिल पाएंगे जब यहाँ का व्यक्ति उत्तराखंड से प्यार करे, ना कि अपने दल या संगठन। तो आप ये कह रहे हैं कि आप गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का एक विकल्प बनने की ओर हैं और आपका रास्ता रोका जा रहा है, क्या यही इसमें साउंड है? नहीं है, पूरे उत्तराखंड के वो समस्त युवा, समस्त वो लोग, समस्त वो आंदोलनकारी, समस्त वो पूर्व सैनिक, समस्त वो मातृशक्ति जो इस प्रदेश के लिए चिंतित है, जो अपने नौजवानों के लिए, जो बेरोजगारों के लिए चिंतित है, जो उनके रोजगार के लिए चिंतित है, जो यहाँ पर जिस प्रकार का जो चीजें चल रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर
बाहरी लोगों को लाकर यहाँ के जितने भी संसाधन है उनको दोहन करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है, और जो दोहन करने का अधिकार हमारे लोगों को होना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इससे जो आहत लोग हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदेश की चिंता करते हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर एक कहीं ना कहीं एक तीसरी कोई ऐसी शक्ति, तीसरी क्या, मैं सीधे ये कहूंगा कि वो पहली होगी पर क्षेत्रीय शक्ति, जिसमें क्षेत्रीयता हो, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता या पक्ष सरकार के नेता, कई नेता उत्तराखंडियत की बात करते हैं, तो जिसमें उत्तराखंडियत की बात हो, तो हम समझते हैं कि ये तमाम प्रकार की जो लड़ाई है ये छोटी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कई लोग तप कर रहे हैं, और वो कई लोग सड़कों पर दिखते हैं, कई लोग सही को सही, गलत को गलत बोलते हुए दिखते हैं। तो तमाम प्रकार के जो लोग हैं उन सबकी ये आशाएं हैं, उन सबका ये प्रयास है कि इस प्रकार से चीजें हो, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से कांग्रेस भाजपा इस उत्तराखंड में है, वो तो कहने के लिए दो दल हैं, परंतु आप देख रहे होंगे कि जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो उसमें वो वहां से टूटकर फिर इधर हो जाते हैं, अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वहां से टूटकर इधर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नाम की दो पार्टियां हैं पर काम दोनों के एक जैसे हैं। बॉबी भाई, आपने अभी बात की क्षेत्रीय ताकत की, कि क्षेत्रीय ताकत जो है चाहिए उत्तराखंड को। अभी क्षेत्रीय दल के रूप में वहां पे यूकेडी मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई यूकेडी ने आपको टिहरी लोकसभा सीट पर जो है समर्थन दिया था, लेकिन इसके बदले में रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहां यूकेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन आपने उनको समर्थन न देकर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया, त्रिभुवन चौहान को। तो क्या आप उस क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करने के समर्थन में नहीं थे? आपने अलग राह क्यों चुनी वहां पे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जब समर्थन दिया गया, यूकेडी के द्वारा समर्थन दिया गया, तमाम और राजनीतिक दल, कम से कम दर्जनों राजनीतिक दल जो यहाँ के क्षेत्रीय दल है, उन सब ने समर्थन दिया। उसके अलावा जो आज आप त्रिभुवन भाई की बात कर रहे हो, तमाम और प्रकार के ऐसे लोग जो निर्दलीय रूप में रहते हैं, उन लोगों ने भी समर्थन किया। परंतु केदारनाथ में अगर यूकेडी ये कहे कि हमें समर्थन नहीं दिया, तो आप यूकेडी से ये पूछ लीजिए कि एक बार भी आपने ये बात कही है या हमसे कही है कि हम कैंडिडेट लड़ा रहे, आप आइए और इस प्रकार से समर्थन है। पर जब हमने निर्दलीय लड़ा और हमने कहा कि जो निर्दलीय सिंबल हमें मिला था, उसी सिंबल पर एक प्रत्याशी केदारनाथ के अंदर होना चाहिए, अगर उस प्रत्याशी ने भी हमें समर्थन किया था, तमाम प्रकार के लोगों ने समर्थन किया था। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसको बॉबी कुमार ने समर्थन किया है, एक साथ बॉबी कुमार सबको समर्थन दे सकते हैं। हमें एक चुनाव करना था, हमने चुनाव किया कि केदार घाटी के लिए जो लंबे समय से संघर्षरत है, त्रिभुवन भाई जिन्होंने वो चारधाम यात्रा के दौरान तमाम समस्याओं को उजागर किया है, तमाम वहां पर चीजों को लाया है, या उससे पहले भी उसके बाद भी जिस प्रकार की चीजें उन्होंने, वो लगातार जाते रहते हैं। तो हमें एक चुनाव करना था कि केदार घाटी के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, क्या वो निर्दलीय है, क्या वो यूकेडी का है, क्या किसी अन्य तीसरे पार्टी का है। कांग्रेस भाजपा से हटके हमें चुनाव करना था। तो हमने जब चुनाव किया, हमने क्या, हमारे साथ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, तमाम प्रकार के जो संघर्ष प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, उनके सामने जब बैठकर जब चर्चा की, तो उन्होंने जो चुनाव किया कि भाई त्रिभुवन जी को वहां से लड़ाएंगे, तो हम सभी एकजुट होकर उनके साथ लगे और त्रिभुवन भाई ने लड़ा और अच्छा खासा लड़ा। आप देख रहे हैं कि उपचुनाव में जहां पक्ष के इतर वोट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु वहां भाजपा कांग्रेस से हटकर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत प्रदेश के लिए है। हाँ, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जो हीरा चुनाव चिन्ह था, उसको लेके आपका जो है बड़ा मोह था। तो क्या ये माना जाए कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव त्रिभुवन सिंह चौहान को लड़ाने के पीछे आपका दिमाग था? क्या आपका आइडिया था, या त्रिभुवन खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे? क्या क्या कहानी है? देखिए, ऐसा आइडिया नहीं था। ये संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष सड़कों पर कर रहे हैं, वो अपने क्रांतिकारी शब्दों से संघर्ष कर रहे हैं, तमाम प्रकार या जिस प्रकार की भी चीजें कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रदेश के भीतर, वो केवल केदारनाथ की बात नहीं है, कल के दिन कुमाऊं में कोई सीट पे चुनाव होता है, या कल के दिन कोई गढ़वाल की सीट पे होता है, कोई कहीं भी होता है, तो इस प्रकार के लोगों को आगे लाने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है, क्योंकि हम अगर लड़ रहे हैं
अगर हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, वो ताकत तब बढ़ेगी जब हमारा कोई प्रतिनिधि उस क्षेत्र से उभर कर आएगा, जब हमारा कोई प्रतिनिधि वहां के क्षेत्रों की जन समस्याओं को उजागर करके या उनकी समस्याओं का समाधान करके अब वहां से अगर निकल कर आएगा, तो स्वतः ही हमारे साथ इस प्रकार की ऊर्जा और इस प्रकार की जब शक्तियां जुड़ेंगी प्रदेश के तमाम जगहों से, तो निश्चित तौर पर हमें भी फायदा होगा। और इस प्रदेश को जो कहीं ना कहीं एक सपने हैं यहाँ के युवाओं के या यहाँ के कुछ लोगों के जो प्रदेश के लिए चिंता करते हैं, वो सपने भी साकार होंगे। तो इसी क्रम में मुझे लगता है कि भाई त्रिभुवन चौहान को भी लड़ाया गया, कल के दिन कोई और होगा, तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉबी पवार लड़ा रहा है, ये तो जनता चुनाव लड़ा रही है। जब जनता को देखो, उनके सामने जब प्रस्ताव रखते हैं, इस प्रकार की चीजें बन रही है, इस प्रकार से चीजें होंगी, तो जनता जब उस पर सहमति जताती है, तो हम कौन होते हैं या त्रिभुवन भाई कौन होते हैं, कोई तीसरा कोई कौन होता है, जहां पर जनता सहमति जता दे, मैं समझता हूं कि वो सर्वोपरि और उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। आपको कब लगा कि त्रिभुवन सिंह चौहान में दम दिख रहा है, उस सीट पे कुछ करेंगे? वो आपको कैसा लगा, कैसे लगा? क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे। आपको कब लगा कि यार हाँ नहीं, ये कुछ कर लेगा यहाँ पे इस सीट पे? देखिए, त्रिभुवन भाई से चुनाव से काफी समय पूर्व भी बात हुई थी और चुनाव के पर्पज से बात हुई थी, परंतु हमें लगना क्या था, हमने जब उनके वहां पर देखा और हमने कुछ लोगों को भेजा, चुनाव से पहले जब हमने क्षेत्र में कुछ लोगों को भेजा, जब लोगों से पता करवाया क्या है, कैसा है, क्या चीजें हैं, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट एक आती है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अननोन चेहरा नहीं थे, लोग उन्हें जानते थे। और सबसे बड़ी जो पहली प्राथमिकता होती है चुनाव में, लोग जब तक आपको जानेंगे नहीं तब तक आपका कोई महत्व नहीं रह जाता, और जिसको आप लोग जानते हैं तो उसको प्रचारित प्रसारित करना बहुत आसान हो जाता है, उसको घर घर पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। तमाम प्रकार की ये चीजें जब हमें दिखाई दी, जब सभी को दिखाई दी, तो उन लोगों ने कहा, उन्होंने समर्थन देने में कोई देरी नहीं की और कहा कि लड़ना चाहिए। इस प्रकार से जब चीजें आगे बढ़ी तो आप सबके सामने परिणाम है। अच्छा, पहला ही चुनाव उन्होंने लड़ा, अचानक जो है इतना खलबली मचा दी उन्होंने, 9,000 से ज्यादा वोट ले जाना कम बात नहीं है, वो भी उपचुनाव में। क्या आपको इतना वोट का अंदाजा था कि त्रिभुवन इतना वोट ले जाएंगे, या आपने कुछ सोचा था कि शायद 2-3 हजार 4-5 हजार वोट ले जाएंगे? क्या अंदाजा था आपको, अनुमान क्या था आपका? अंदाजा था कि 5-6 प्लस जाएंगे, 5-6 के आसपास जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो रिपोर्टिंग जो हमें मिली थी पहले, जिस प्रकार की सूचनाएं मिली थी हमारे सूचना तंत्र के द्वारा, तो हमें उम्मीद थी कि 5-6 तक जाएंगे। परंतु जिस प्रकार का जनता भरोसा जता रही है, युवाओं पर भरोसा जता रही है और कांग्रेस भाजपा से हटकर एक निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जता रही है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत इस प्रदेश के लिए है, इस प्रदेश के लोगों के लिए है, कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश में जो उम्मीदें खत्म हो चुकी है, जो उम्मीदें मर चुकी है, उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं इन युवाओं ने सबने जगाना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूं कि ये भविष्य के लिए पूर्ण रूप से बहुत अच्छे संकेत इस प्रदेश के लिए है, जिससे कि यहाँ की जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, जिससे यहाँ की माटी बेटी की जो लड़ाई है, जो रोजगार और पलायन की लड़ाई है, तमाम प्रकार की जो संपत्तियों की लड़ाई है, ये लड़ाइयां जो लड़ी जा रही है, इन लड़ाइयों को भी मजबूती मिली है इन परिणामों से। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर चीजें रही तो भविष्य में ये लड़ाइयां मजबूती नहीं बल्कि ये लड़ाइयां जीती भी जाएंगी। तो क्या बॉबी पवार अपनी टीम बना रहे हैं? मतलब 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, 2027 में ऐसी तो कोई अभी टीम नहीं बन रही है, पर जनता ने जब जब स्वीकारा है चीजों को, जनता ने जब जब सहमति जताई है, मुझे लगता है कि इन प्रयासों के साथ अगर जनता सहमति जताए तो निश्चित तौर पर 50 ऐसे चेहरों के साथ 2027 में मैदान में उतरा जाएगा, जो जंगल जमीन की बात करे, जो यहाँ के हक हकूकों की बात करे, मूल निवासियों की बात करे, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात करे, तमाम मुद्दों के साथ जिस प्रकार के जो लोग आगे बढ़ने के लिए इस प्रदेश में अपनी आहुति देने को तैयार होंगे, उन चेहरों के साथ लगातार संघर्ष भी किया जाएगा और 27 में उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। तो आप 50 चेहरों की बात कर रहे हैं, 50 लोग जो हैं आप जुटाएंगे ऐसे जो चुनाव लड़ सकें, तो क्या बॉबी पवार का जो पॉलिटिक्स का जो फॉर्मेट होगा यही होगा, निर्दलीय रहेंगे, या कोई अपना दल बनने की ओर आप अग्रसर हैं? देखो, सारी संभावनाएं हैं, सब कुछ खुला है, जिस प्रकार की भी चीजें होंगी, जिस प्रकार का भी होगा, वो समय बता देगा और समय के साथ सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी। अभी हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि राजनीति में संभावनाएं हैं, जिस प्रकार की चीजें जो बनेंगी, जिस प्रकार की, क्योंकि ये लकीर का फकीर राजनीति में नहीं होना पड़ेगा कि हम अगर ये है तो ये है। हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीजें चल सकती है, क्या निर्दलियों की सरकार आएगी, क्या कुछ और चीजें हो सकती है, वो भविष्य के गर्त में है। और निश्चित तौर पर जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे सहयोग कर रहे हैं सभी लोग, जिस प्रकार से जो लोग प्रदेश भर से जुड़ रहे हैं, वो तमाम लोग इस पे फैसला लेंगे, सहमति जताएंगे, जिस प्रकार की भी चीजें होंगी वो जनता के सामने आएगी। वो दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा था बॉबी भाई, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड का जो 24 साल का जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें निर्दलियों को जो है उनका जो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, जो मैसेज रहा है, जो उनका जो है वो निर्दलीय रह नहीं पाए हैं बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि निर्दलियों का अभी मतलब जो प्रयोग रहा है अभी तक का, वो बहुत कामयाब नहीं रहा उस लिहाज से। और तो इसलिए मैं कह रहा था कि क्या एक पार्टी की शक्ल ले रहे हैं बॉबी पंवार, उसे लीड करेंगे भविष्य में, क्या कोई ऐसा आकार बनने वाला है जो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस और गैर यूकेडी भी हो? देखिए, हम जो समझ पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, वैक्यूम है। अब उस वैक्यूम में किस प्रकार की चीजें चलती है, किस प्रकार का भविष्य में होता है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि वो कोई बॉबी पंवार तय करने वाले नहीं है, या मनु पंवार कोई तय करने वाले नहीं है। जिस प्रकार के लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, या जिस प्रकार की डिमांड हमारे इन प्रदेशवासियों की है, जिनकी रिपोर्टें लगातार हम ले रहे हैं, हुकुमाओं से गढ़वाल तक के लोगों की रिपोर्टें ले रहे हैं कि किस प्रकार की चीज होनी चाहिए, किस प्रकार के उत्तराखंड होना चाहिए, किस प्रकार के लोग होने चाहिए जो आपकी आवाज उठा सकें। तो उन सभी चीजों के आधार पर तो फैसला समय रहते किया जाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी किया जाएगा। मतलब कुछ समय बाद आपको या हमको या पूरे इस उत्तराखंड के लोगों को वो पता चलेगा कि किस प्रकार से आगे की गतिविधियां चलनी है, किस प्रकार की चीजें रहनी है। आप बता रहे हैं बॉबी भाई कि आप और आपके साथी और तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबकी राय होती है, तो क्या उनकी राय में ये राय नहीं आती कि क्षेत्रीयता के नाम पर क्या यूकेडी को मजबूत किया जाए, या आपको लगता है कि यूकेडी में वो दम नहीं है, हम लोग अपनी लाइन लेके चलते हैं लेकिन क्षेत्रीयता की बात करेंगे? क्या ऐसी चर्चा हुई है, होती रही है आपके लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच? अब तमाम प्रकार की चीजें आती है। कई लोग कहते हैं कि यूकेडी को बढ़ाया जाए, कई लोग कहते हैं अन्य दूसरा दल उसको बढ़ाया जाए, कई कहते हैं कि नई पार्टी बनाई जाए, कई कहते हैं कि, और तमाम प्रकार की चीजें चलती है। तो वो तो देखिए, प्रस्ताव आते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं, तमाम प्रकार के, पर जो वास्तविक रूप में जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तमाम प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां पर जो पूरी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर जिस प्रकार के फैसले होंगे, वही मुझे लगता है कि वो भविष्य में ही खुल पाएंगे। अभी उस पे कहना कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई सही है, या मैं कहूंगा तो हो जाए, वो भी चीजें नहीं है। तो जिस प्रकार के रिपोर्ट्स के आधार पर जिस प्रकार की चीजें, व्यवस्थाएं आगे बननी है, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीजें जब जनता के सामने होंगी तो सभी को पता चलेगा। एक बात तो इस बातचीत में ये मुझे पता चला कि लगभग 27 में आपकी तैयारी है और लगभग 50 चेहरे आप उतारने की तैयारी में हैं, या आपने सोचा हुआ है कि 50 चेहरे हम खड़े करके दिखाएंगे। तो कुछ क्राइटेरिया आप लोगों ने तय किया है, कैसे लोग, कैसे चेहरे होंगे जो आपके साथ आगे चलेंगे, जो आपके प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ इन चेहरों में कुछ हमने तय किया है कि ये बिंदु होने चाहिए? क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया आपने फिक्स किया है, या आप तय कर चुके हैं कि हम? क्राइटेरिया भी बन जाएगा, सारे जितनी भी चीजें हैं जो होगा वो भी बन जाएगा, परंतु इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे, निश्चित तौर पर उनका परीक्षण होगा। जिस प्रकार से चीजें होंगी, क्या एक टेस्ट जब होता है किसी परीक्षा के लिए, तो हम उसमें भी देखते हैं कि भाई इस परीक्षा में बैठने पर कितना योग्य उम्मीदवार है, कितना अभ्यर्थी कितना कर पा रहा है, क्या इसके लिए वो एफर्ट्स मार सकता है और भविष्य में इसमें अपना चयन कर पाता है। तो तमाम प्रकार के इस प्रकार के भी क्राइटेरिया रखे जाएंगे, और निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की जो मुझे लगता है कि जो हमारे द्वारा या हमारे जो तमाम प्रकार के सहयोगी हैं उनके द्वारा जिस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इस प्रकार से अगर युवा आएंगे और उनका परीक्षण होकर जब चीजें आगे बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी जरूर मिलेगी। और इस उत्तराखंड में जो बहुत समय से ये जो लोगों की जो चाहत है या लोगों की जो डिमांड्स है, तो मैं चाहता हूँ कि उस और ये कदम जरूर बढ़ेगी।
बॉबी पवार ने उत्तराखंड में बेरोजगारों को एक नई आवाज दी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नई ताकत बनाई है आपने बेरोजगारों की फौज को। एक जो है आपको पहचान भी मिली है, आपको पॉपुलैरिटी मिली है, आप युवाओं में लोकप्रिय हैं। लेकिन ये बताइए बॉबी भाई, क्या बेरोजगारों का मुद्दा इतना प्रभावी मुद्दा है कि आप उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल फोर्स, रीजनल पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं? देखिए, मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा कौन सा मैं बॉबी पवार कोई पहली बार उठा रहे हैं। बॉबी पवार से पहले भी कई लोगों ने उठाया है और वो कोई ऐसे लोग नहीं थे। कांग्रेस ने उठाया है, भाजपा ने उठाया है, अन्य पार्टियों ने उठाया है। आप उत्तराखंड की बात छोड़िए, आप पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई चुनाव में रहता है तो बेरोजगारी का रहता है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बेरोजगारों की जो लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों की लड़ाई के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ की तमाम, चाहे मूल निवास की आवाज हो, चाहे भू कानून की आवाज हो, चाहे यहाँ पर जो हमारी जो संपत्तियां हैं उन पर अपने अधिकार की बात हो, जो जिस प्रकार की और भी सारी चीजें हैं, चाहे पलायन की बात हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड में जिस प्रकार से और भी तमाम मुद्दे जो शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हो, तो इन मुद्दों की भी हमने कहीं ना कहीं प्रमुखता से हमने इन मुद्दों को समय समय पर उठाया है और गांव-गांव जाकर हमने अलग अलग जिलों में जाकर, ब्लॉकों में जाकर तमाम प्रकार से लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केवल एक बेरोजगारी का मुद्दा ही होगा, मुद्दे सारे होंगे, क्षेत्रीयता के होंगे, उत्तराखंड के होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अगर पॉजिटिव वे में हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं, पॉजिटिव वे में हमारे प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, पॉजिटिव वे में हमारे जो इस उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, तमाम प्रकार के लोग जिनकी कहीं ना कहीं विचारधारा इन मुद्दों से, इस लड़ाई से मिलती है, अगर वो सभी लोग एकजुट एकमुट हो जाएं तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड को एक उत्कृष्ट राज्य की तरफ ले जाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आज रोना धोना हमारे प्रदेश के लोग, यहाँ के संगठन, यहाँ के राजनीतिक दलों में जुड़े हुए व्यक्ति जुड़ने के बाद भी वो अगर रोना धोना इस प्रकार का कर रहे हैं कि प्रदेश को लूट लिया, हाय तौबा ऐसा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, हमारे संपत्तियों को लूट लिया, हमारे प्रदेश को बेच दिया, यहाँ पर बेरोजगारी ये हो गई, यहाँ पर इस प्रकार की तमाम चीजें हो गई, हमारा मूल निवास छीन लिया, हमारा भू कानून के तहत ये चीजें हो गई। तो अगर इस प्रकार की विचारधाराएं अगर एक साथ एकजुट एकमुट हो गई तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं निर्णायक लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगा और भविष्य में इस प्रदेश के लिए यही लड़ाई एकमात्र लड़ाई है जो इस प्रदेश को बचा सकती है। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयों का जिक्र आपने किया, भू कानून, मूल निवास और अन्य अन्य लड़ाइयां जो हैं, तो इनको लड़ने वाले लोग, इनके पीछे जो जन संगठन है, क्या इनको भी साथ लेने की कोशिश बॉबी पवार कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कर रहे हैं। जिन संगठनों ने वास्तविक लड़ाई को लड़ा है, वो लड़ाई कोई भी लड़ाई हो, मूल निवास की लड़ाई हो, भू कानून की लड़ाई हो, परिसंपत्तियों के बंटवारे की लड़ाई हो, यहाँ में पहाड़ों में जिस प्रकार के हालात शिक्षा स्वास्थ्य के हैं, वो लड़ाइयां हो या इसके इतर हटकर जिस प्रकार की भी और तमाम लड़ाइयां जो लड़ी जा रही है, वो किसी संगठन के द्वारा लड़ी जा रही हो, किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल के द्वारा लड़ी जा रही हो या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लड़ी जा रही हो, मैं समझता हूं कि इन सभी को साथ लेकर जरूर इनसे डिस्कस किया जाएगा और उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इस प्रकार से लड़ाई आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि उन सबको नहीं पूछा जाएगा, सबसे राय मशवरा किया जाएगा, सबसे सलाह ली जाएगी और सबके विचार जो है उसमें समाहित किए जाएंगे। तब जाके मुझे भी लगता है और सबको ये लगता है कि तभी जाके एक जो हम चाह रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े, तभी जाके बढ़ सकती है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ये तो व्यवस्थित रूप से भी चल रही है और बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही है। इसमें कहने के लिए कोई ऐसा नहीं है, लगातार इस पर हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें चलनी चाहिए और किस प्रकार की चीजें होंगी। अच्छा, टिहरी में लोकसभा सीट में आपने बड़ी धमाकेदार एंट्री की। इलेक्शन में इतना वोट ले जाना पहले ही चुनाव में, वो भी लोकसभा चुनाव में, बहुत बड़ी बात थी ये। इसी तरह त्रिभुवन चौहान उपचुनाव में जिस तरह वोट ले गए, तो क्या मैं ये मानूं कि 2027 में हम चक्राता से बॉबी पवार को देखेंगे और फिर त्रिभुवन को केदारनाथ से देखेंगे? कम से कम 2 सीटें तो पक्की माने, हम फिक्स माने कि हाँ ये 2 नाम तो हैं ही हैं। निश्चित तौर पर आप त्रिभुवन को भी पक्का मानिए, चक्राता से बॉबी पवार को पक्का मानिए और इसके अलावा कई और सीटें पक्की हो चुकी है।
बस हमें तो सिर्फ वो अपना 50 का टारगेट पूरा करना है, और मुझे लगता है कि 6 माह में, 7 माह में, साल भर में वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा, और निश्चित तौर पर हम्म। जिस प्रकार की चीजें हैं तो आगे उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हम ये माने कि बॉबी पवार इस रीजनल फोर्स बनने के लिए बहुत सीरियस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेशर टैक्टिस हो कि मुख्य दलों पे दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए कि कहीं जो है इनसे डील हो जाए या इनसे डील हो जाए, कई बार चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, तो इसलिए मतलब आपकी राह क्लियर है बॉबी पवार? देखिए, हमारी राह क्लियर है कि बॉबी पवार ना तो किसी जो ये कांग्रेस और भाजपा जो यहाँ पर दल चल रहे हैं, ना तो इनमें जाने वाले हैं। हमारी जो लड़ाई है वो उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है, इस उत्तराखंड को नया नया उत्तराखंड बनाने की एक लड़ाई है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भाजपा और कांग्रेस में जाकर इस उत्तराखंड को ना तो बचाया जा सकता है, और जिस नए उत्तराखंड के सपने, ना वो सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास रास्ता क्लियर है कि जो उत्तराखंड को बचाने की जो बात कर रहे हैं, अगर सीधा क्लियर रास्ता है कि इसी माध्यम से हो सकता है, तो हम इधर उधर क्यों भटके। सीधे तौर पर मैं उन अपने समर्थकों को भी कहना चाहूंगा जिनके मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं बॉबी पवार कल के दिन कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन कर ले, मैं उन्हें भी कहता हूं कि बॉबी पवार अपने लिए विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमें विधायक बन रहा होगा तो मैं कल के दिन कांग्रेस को या भाजपा को पकड़कर मैं विधायक बन जाऊंगा, और यहां तक कि निर्दलीय कहीं से लड़के भी विधायक ना जाने बन ही जाऊंगा। परंतु हमारी लड़ाई केवल विधायक तक की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है, जिस उत्तराखंड को इन लोगों ने तमाम प्रकार से जो बेच दिया है, इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया है। हमारी लड़ाई उस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। इसलिए जरूर हमारी ये लड़ाई कहीं ना कहीं टफ हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं नामुमकिन नहीं है। इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत नैतिकता के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। प्रदेश के जो भी लोग हैं, जो इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो इस उत्तराखंड को बचाने के लिए जुड़ना चाहते हैं, उनका तमाम प्रकार से स्वागत है, और बहुत जल्दी आप लोगों तक भी पहुंचा जाएगा। हम भ्रमण पर भी बार बार जाते रहते हैं, क्षेत्र में जाते रहते हैं, तो तमाम प्रकार के लोग इस विचारधारा से जुड़ सकते हैं। आप सबका भी स्वागत है। तो 2027 में क्या तस्वीर देख रहे हैं बॉबी पवार? क्योंकि अभी मैं आपके सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, आप दोनों पार्टियों पर हमलावर हैं कि फला जो है हमें बी टीम कह रहे हैं, फला बी टीम कह रहे हैं। तो ये बी टीम का तमगा आगे ना लगे या ये जो 27 में, क्योंकि आप बड़ी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं 27 में, यही स्थिति तब भी आएगी कि आप जो है किसी अगर गवर्नमेंट के उसमें लड़ते हैं तो कहेंगे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बॉबी पवार बीच में आ गए तो वो जो है कई वोट ले गए। तो ये चीजें आगे ना हो, इसके लिए बॉबी पवार की क्या तैयारी है 2027 की? देखिए, 2027 के लिए तो अभी 2 साल पड़े हैं, वो तैयारियां भी हो जाएंगी। परंतु मैं तो उन बी टीम वालों को जवाब देना चाहूंगा जो बी टीम लगाए हुए हैं, कि जब बॉबी पवार बागेश्वर में जाते हैं और वहां पर चीजें जब होती है, उसके बाद भाजपा हमलावर हो जाती है कि बॉबी पवार और इनके सहयोगी कांग्रेस की बी टीम है, और जब यही सिचुएशन आप केदारनाथ में देखते हैं तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है कि ये तो भाजपा की बी टीम है। देखिए, कांग्रेस अगर हारी है, मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस हारी नहीं है, क्योंकि वो 2022 में जो 12,000 वोट से 18,000 पर पहुंची है, कांग्रेस हारी नहीं है। परंतु हाँ, इस हार को पचाने के लिए इन्हें कोई ना कोई एक मुद्दा होना चाहिए, कोई ना कोई एक बहाना होना चाहिए। वो बहाना हम मिल गए हैं, वो बहाना त्रिभुवन चौहान जी मिल गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो थोड़ा एक वो था कि भेड़ चाल चलना, एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया तो सब उसके पीछे चलने लगे। पर अगर कोई तार्किक रूप से इसे सोचने लग जाए तो मैं समझता हूं कि 9 साढ़े 9 हजार जो वोट है, वो ना तो कोई बी टीम का कमाल होता है, और ना कोई ऐसा है कि वो वोट कटवा साबित हो जाए, ना ऐसा है। जो व्यक्ति 1000, 1500, 2000 तक सिमट जाए, 2500 तक सिमट जाए, और हार का अंतर बहुत कम, यही मार्जिन में 4-5 का रहा, तो मैं समझता हूं कि वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं। या हार का अंतर भी मात्र 4-5 हजार है और एक कैंडिडेट 9 साढ़े 9 हजार वोट ले जा रहा है, तो आप उसको वोट कटवा साबित करने में लगे हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि इन कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको इस पर स्टेटमेंट जारी करने चाहिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। वो वास्तविक सच्चाई को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार जो है उसे पचा नहीं पा रहे हैं।
तो एक संकेत तो थोड़ा क्लियर कर ही दीजिए, क्या आप पार्टी बनाने वाले हैं बॉबी पवार निकट भविष्य में? देखिए मनु भाई, मैंने अभी भी कहा है कि बॉबी कुमार कौन पार्टी बनाने वाले होते हैं। हम्म। पार्टी अगर बनेगी तो प्रदेश की तमाम वो जनता जिन्होंने बॉबी पवार को टिहरी लोकसभा से समर्थन किया है, पार्टी अगर बनेगी तो केदारनाथ की वो तमाम जनता जिन्होंने बॉबी पवार को, ये त्रिभुवन चौहान को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है, और पार्टी अगर बनेगी तो तमाम वो प्रदेश की जनता जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो केदारनाथ की बात हो चाहे टिहरी की बात हो, जिन्होंने यहाँ पर सब सहयोग या समर्थन किया है, तमाम वो लोग फैसला लेंगे। अगर पार्टी भी बनेगी या तमाम अगर कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति बनेगी तो तमाम ये प्रकार के लोग ऐसे लोग हैं जो वास्तव में प्रदेश की चिंता करते हैं। जब ऐसे लोग या ये लोग जब इस प्रकार के जो प्रस्ताव आए हैं, कई प्रस्ताव आए हैं, उन प्रस्तावों पर जब ये लोग सहमति जताएंगे, जब ये लोग मुहर लगाएंगे तो चीजें हो सकती है, बन सकती है। परंतु अभी इस पर कहना कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो तमाम इसी प्रकार से हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठकर उन चीजों का बखान करेंगे, उन चीजों को पब्लिश करेंगे, तो तभी वो चीजें सही भी लगेंगी। आप जो है धीरे धीरे पक्के राजनीतिक हो रहे हो बॉबी भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो है वो तो है। जब चीजें हो जाएंगी तो तभी उसको पब्लिश करना भी सही है, और तभी लोगों के बीच उसे कहना भी सही है। अच्छा, आखिरी सवाल क्या है मेरी उत्सुकता है जानने में, वो जो राज्य सचिवालय में हुआ था ऊर्जा सचिव साहब मीनाक्षी सुंदरम के साथ, वो क्या किस्सा हो गया था? जो एफआईआर है वो तो मतलब उसमें तो बड़ी गंभीर संगीन चीजें आपके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, तो हुआ क्या था दरअसल वो? नहीं, जिस प्रकार से एफआईआर में लिखा गया है कि भाई किसी टेंडर के लिए दबाव बनाया जा रहा था, तो हमने तो खुद अपने वक्तव्य में दूसरे दिन लाइव आकर कहा है कि अगर बॉबी पवार ठेके टेंडर के लिए गया था तो आप उसको बताइए कि कौन सा वो ठेका था, कौन से ठेकेदार को दिलाने वाला था। बॉबी पवार तो कहता है कि आजकल जितने भी ठेके टेंडर हो रहे हैं वो तो ऑनलाइन है, उसमें तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। तो ये तो पुरानी एक बात कहावत हो गई। इस प्रकार की पुरानी जो चीजें लोगों को फंसाने के लिए की जाती थी, वो खुद सचिव साहब उसमें अपने आप फंस गए, जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर की बात की। और सचिव एक आईएएस होते हुए 3 दिन में 3 स्टेटमेंट बदल दिए, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं होनी चाहिए जांच। हमने तो कहा था कि वहां सीसीटीवी है तो उसको पब्लिश कर दिया जाए। तमाम प्रकार की चीजें हैं। यहाँ के कुछ अधिकारी, मैं सब अधिकारियों की बात नहीं करता हूं, कुछ अधिकारी वास्तव में बेलगाम हो चुके हैं। कुछ अधिकारियों ने इस प्रदेश को लूट खसोट लिया है, और उन अधिकारियों की सांठगांठ हमारे नेताओं से है। नेता जितना भी डिमांड कर रहे हैं उनको उस अनुरूप कमा कर दे रहे हैं, परंतु वो डिमांड के अलावा जो अपने लिए भी कमा रहे हैं, उससे ये प्रदेश खोखला हो रहा है। जो पैसा यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने में काम आना चाहिए था, जो पैसा यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में काम आना चाहिए था, जो पैसा यहाँ के पहाड़ों में पढ़ रहे जो बच्चे बेचारे जिनका स्कूलों की छतें तक नहीं है, उन्हें ठीक करने में होना चाहिए था, तमाम प्रकार के उनमें लगना चाहिए था, वो पैसा आज नेताओं और अधिकारियों की तिजोरियों में भरा जा रहा है। तो इससे हमें पीड़ा है। अगर इस प्रकार की चीजें भविष्य में भी कोई करता है, जिस प्रकार से वो मसला था जो हमने साफ तौर पर कहा था कि एक एमडी है अनिल यादव, रिटायरमेंट के बाद 2 साल का आप सेवा विस्तार कर रहे हैं, और जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद तो और तमाम प्रकार की चीजें सामने आई है। उसके बाद तो हमें लगा कि तमाम प्रकार से सिंगल है या तमाम बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं कि उनका भी हुआ है। तो कम से कम वो बात आने से सारी चीजें खुली है कि ये प्रदेश में क्या चल रहा है। ये अधिकारियों के नाम पे वसूली एजेंट बिठा रहे हैं। जब हमने उस सचिवालय में उनके टेबल पर 1 महीने पहले तमाम प्रकार के उनके भ्रष्टाचार की जो पूरी फाइल थी वो रख दी थी कि इस व्यक्ति का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति पर लगभग 200 करोड़ की जो संपत्ति अर्जित करने का जो आरोप है वो है, और इसके तथ्य हैं, ये सारे रजिस्ट्रियों के कागज है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। बावजूद उसके अगर कोई अधिकारी इस बात को नकार कर अगर कहीं ना कहीं उस अधिकारी का एक्सटेंशन करता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो होनी थी। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो भविष्य में भी होंगी, क्योंकि ये प्रदेश शहादतों पर बना हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के लिए शहादतें हुई है, इस प्रदेश के लिए लड़ाइयां लड़ी गई है, कोई भीख में मिला हुआ प्रदेश नहीं है।
और इसी प्रदेश के अंदर इस प्रकार से अगर हमारे हक हकूकों को, हमारे अधिकारों को इस प्रकार से कुचला जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाजें उठेंगी। आज बॉबी पवार उठा रहा है, कल कई और बॉबी पवार आएंगे जो इस प्रकार के मुद्दों पर, इस प्रकार की चीजों पर आवाज उठाएंगे। तो वो सिर्फ आवाज ही उठा पाए थे आप उस दिन सचिवालय में, या जो जैसे उनके स्टाफ ने लिखा है कि हमारे साथ जो है ये हुआ, ये किया गया, ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ? जो एफआईआर में लिखा हुआ है वैसा नहीं हुआ है, और अगर उनमें हिम्मत थी तो एफआईआर में वो सच लिखते जो हुआ था। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ। तो बॉबी पवार की बेबाक बयानी आपने सुनी, और वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय जो राजनीति है, जो क्षेत्रीय जो हित हैं, उनको एक आवाज चाहिए, उनको बहुत ताकत चाहिए, और इसके लिए बॉबी पवार लगे हुए हैं और 27 में कुछ चौंकाने वाले हैं, जैसे संकेत मिल रहे हैं उनसे बातचीत में। तो बॉबी भाई, आपने इतने व्यस्तता के बावजूद मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी पवार। बहुत बहुत धन्यवाद।